हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीम एफएमसी कॉमिक्स में महासंग्राम इशू 1 का दूसरा और अंतिम भाग। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी किस्म की ऊर्जा है जिसकी तरंगें उत्तर पूर्व दिशा से आ रही हैं। अत्यंत शक्तिशाली तरंगें हैं ये। उत्तर पूर्व दिशा, लेकिन उधर तो नागद्वीप है। नागद्वीप? ये कैसा द्वीप है? नागद्वीप वह स्थान है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के विषधारी तथा चमत्कारी इच्छाधारी नाग निवास करते हैं। इच्छाधारी नाग? पृथ्वी पर अभी भी इच्छाधारी नाग निवास कर रहे हैं? इच्छाधारी नागों के पास तो अनेक शक्तियाँ होती हैं। क्यों ना हम उस द्वीप पर चलकर कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने की कोशिश करें। कह तो ये सही रहा है चेले। क्यों ना हम फिर एक बार नागद्वीप चलें। पिछली बार भी तो हमें त्रिफना शक्ति नागद्वीप से ही मिली थी। हाँ गुरुदेव, और एक बार इस चंडकाल की मदद से कोई बड़ी जीत हासिल करके नागराज का खात्मा कर दें, फिर मौका देखकर इसे भी निपटा देंगे। अब तू भी अकलमंदी की बातें करने लगा है चेले। मंजूर है, हमें मंजूर है चंडकाल, लेकिन एक बात जान लो, जो भी हम करेंगे उसे साथ मिलकर ही करेंगे, चाहे वो दुश्मनों का खात्मा हो या दुनिया पर राज करना। मंजूर है, चलो। एक बार मुझे कोई बड़ी शक्ति हाथ में आने दो, उसके बाद सबसे पहला खात्मा इन्हीं दोनों का करूँगा। चलो, मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से हम सबको सीधे उस द्वीप पर ले चलता हूँ। चंडकाल की शक्ति तीनों को नागद्वीप पर स्थानांतरित करती चली गई और जाने अनजाने में इस घटनाक्रम में नागराज भी शामिल होने वाला था। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। एक्सेल के हमले के बाद से मेरी सर्व शक्तियों को रिकवर होने में थोड़ा समय लग गया। खैर, आज बड़े दिनों के बाद महानगर काफ़ी शांत लग रहा है। तभी ओह, महात्मा कालदूत का मानसिक संदेश आ रहा है। वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। नागराज एक इमारत की छत पर उतर गया। प्रणाम महात्मन। यशस्वी भव बस। आदेश कीजिए महात्मन। नागराज, आज नागद्वीप का स्थापना दिवस है। आज के दिन इस अवसर पर हम विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। चूँकि तुम न केवल नागद्वीप के हितैषी हो, अपितु नागद्वीप के पूर्व शासक भी हो, अतः इस पूजा में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। हम नागद्वीप पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा महात्मन। मैं अभी नागद्वीप के लिए प्रस्थान करता हूँ। नागराज उसी समय नागद्वीप के लिए रवाना हो गया। पूजा में भाग लेने के साथ साथ महात्मा कालदूत के दर्शन और विसर्पी से मुलाकात भी हो जाएगी। स्थान नागद्वीप। नागद्वीप महात्मा कालदूत का बसाया हुआ इच्छाधारी नागों के निवास के लिए एक रहस्यमय द्वीप जो संसार की दृष्टि से ओझल रहता है। नागद्वीप, जिस पर रहते हैं भिन्न भिन्न जाति के तथा अलौकिक शक्तियों वाले नाग मानव। नागद्वीप, जिसका शासक कभी नागराज भी रह चुका है और अभी जिसका शासन कार्यकारिणी सम्राज्ञी विसर्पी के हाथों में तथा महात्मा कालदूत के कुशल नेतृत्व में है। आज उस महाद्वीप पर विशेष पूजा का आयोजन था। आप अब आप सभी अपने अपने घरों में पूजा का आयोजन करें। सॉरी, प्रिय नागद्वीप वासियों, आज नागद्वीप का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन मैंने हजारों वर्ष पहले इस द्वीप को ढूंढा और आप सभी को यहाँ लाकर बसाया था। तब से लेकर आज तक तत्कालीन शासिका विसर्पी के कुल ने कुशलता से इस द्वीप पर शासन किया है और महादेव की कृपा से आगे भी सभी नागबंधु सदैव इस द्वीप पर प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे। अब आप सभी अपने अपने घरों में पूजा का आयोजन करें। मैं स्वयं भी नागराज की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि उसके आने के बाद पूजा संपन्न हो सके। नागराज भी द्वीप पर पहुंचने वाला ही होगा, इसलिए अब पूजा की तैयारियां आरंभ करनी होंगी। नागराज नागद्वीप पर पहुंच चुका था। नागद्वीप तक तो मैं आ पहुंचा हूँ। अब मुझे पहुंचना है पूजा स्थल पर, यानी महात्मा कालदूत की गुफा में, जहाँ पर महात्मा कालदूत और विसर भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ देर बाद, प्रणाम महात्मन। आओ नागराज, हमें तुम्हारा ही इंतज़ार था। आओ नागराज, पूजा आरंभ करने का समय हो चला है। महात्मा केवल तुम्हारी प्रतीक्षा में रुके थे। मैं जानता हूँ विसर्पी, इसलिए संदेश मिलते ही चल पड़ा था। चलो, अब बाकी बातें बाद में होंगी। पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है। महात्मा कालदूत की गुफा में नागराज, विसर्पी और स्वयं महात्मा कालदूत पूजा में लीन हो गए और यही समय था जब तीन तिकड़ी ने नागद्वीप पर कदम रखा। एक लंबे समय के बाद हम दोबारा आखिर नागद्वीप पर पहुंच गए। लो, हम पहुंच गए। शायद ये वही द्वीप है जिसकी तुम बातें कर रहे थे। अब सबसे पहले हमें कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त करनी होगी जिनकी मदद से हम अपने दुश्मनों को ख़त्म कर सकें। मुझे उस गुफा से अत्यंत शक्तिशाली तरंगें मिल रही हैं। हो सकता है कि वहाँ पर हमारे काम के लायक कुछ मिले। वह गुफा वह गुफा तो कालदूत की है जो इस द्वीप का संरक्षक है, लेकिन हम उस गुफा में जाएंगे कैसे? किस कालदूत की बात कर रहे हो तुम? इस द्वीप की सबसे बड़ी शक्ति कालदूत की, जिसने इस द्वीप को बसाया था। यह सुनकर बुरी तरह चौंक गया था चंडकाल।
कालदूत? तुम त्रयोदधा कालदूत की बात कर रहे हो? बेवकूफ़ हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम उसे जानते हो चंडकाल? हाँ, हजारों वर्ष पहले देवासुर संग्राम में देवों के साथ युद्ध में नागों ने देवों का साथ दिया था। उस समय कालदूत नाम का नाग योद्धा बहुत प्रसिद्ध था। कालदूत बहुत शक्तिशाली था। उसने अकेले ही सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया था। एक तो वह 3 शरीर धारक था, दूसरा उसकी घातक शक्तियाँ और उसका विष असुरों के लिए काल सिद्ध हुआ था। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तैयारी करके आता। डरने की जरूरत नहीं है चंडकाल। अब वो योद्धा सन्यासी बन चुका है और अधिकतर समय साधना में लीन रहता है, इसलिए हमें उसकी गुफा में घुसकर उसकी शक्तियां हासिल करना आसान होगा। हाँ, पिछली बार जब हमने त्रिफना शक्ति हासिल की थी तो वो हमारा गुलाम बन गया था। और अगर कालदूत 3 शरीर वाला है तो हम भी 3 हैं, इसलिए हमें उसकी गुफा में चलना ही होगा। तो फिर देर किस बात की है, चलो कालदूत की गुफा में। अगले ही पल चंडकाल चंडकाल गुरुदेव और नागपाशा के साथ कालदूत की गुफा में था। लो, पहुंच गए हम गुफा के अंदर। अब जल्दी से अपने मतलब की किसी चीज़ की तलाश में जुट जाओ। एक मिनट, उधर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। लगता है कुछ लोग बातें कर रहे हैं। ये तो कालदूत है, मारे गए। ये तो नागराज है, ये यहाँ पर कैसे आ गया? चुपचाप रह चेले, सुनने दे, ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। पूजा बीत चुकी थी और अब नागराज और महात्मा कालदूत बातें कर रहे थे। पूजा में शामिल होकर हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए धन्यवाद नागराज, हम बहुत प्रसन्न हैं। ये तो मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है महात्मन कि आपने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन अब मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। पूछो नागराज, क्या जानना चाहते हो? मुझे आपके विषय में जानना है महात्मन। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो नागराज? आप नागदीप के संस्थापक और संरक्षक हैं, परंतु आपके पास इतनी शक्तियाँ आई कहाँ से? आपने नागदीप की स्थापना क्यों की? इच्छाधारी नागों को इस द्वीप पर लाकर क्यों बसाया? मुझे अपने बारे में सब कुछ बताएं महात्मन। यह आज अचानक तुम्हें हमारे बारे में जानने की क्या सूझी नागराज? हम समझे नहीं। महात्मन, आपके बारे में जानने की तो शुरू से इच्छा रही है, मगर कभी समय नहीं मिला। लेकिन आज मौका और समय दोनों ही हैं, इसलिए पूछ बैठा। अगर आपको ऐतराज ना हो तो। हाँ महात्मन, हम भी जानना चाहेंगे। कृपया हमारी भी जिज्ञासा को शांत कीजिए। अवश्य राजकुमारी विसर्पी। ये तो तुम्हें ज्ञात ही होगा नागराज कि मेरा शरीर 3 शरीरों से मिलकर बना है। भूतकाल से महात्मा विश्या, वर्तमान काल से महात्मा परम विश्या और भविष्य काल से महाविश्या। महादेव की कृपा से हमारे शरीर में कालकूट विष विद्यमान है, जो तुम्हारे विष के बाद विश्व का सबसे घातक विष है। हाँ, इतना तो हमें ज्ञात है, परंतु आपने बताया था कि आप एक नाग योद्धा थे। फिर आप तपस्वी कैसे बन गए महात्मन? आज मैं तुम्हें अपने जीवन के सारे रहस्य बताऊंगा नागराज। ये क्या बकवास लगा रखी है इन्होंने? ध्यान से सुनो, कालदूत कुछ बता रहा है। ये तो तुम्हें ज्ञात ही है कि हम नागों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। शेषनाग और नागराज वासुकी तो देव सर्प की उपाधि से सुशोभित है। शेषनाग तो स्वयं भगवान विष्णु की शैया के रूप में उनकी सेवा में लीन रहते हैं, जबकि सर्प महाव्याल स्वयं भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान रहते हैं। यहाँ तक कि देवासुर संग्राम में भी नागों ने देवताओं का साथ दिया है, तो मानवों की भी अनेक बार सहायता की। कुछ उदाहरण जैसे कि कालिया नाग की चर्चा छोड़ दी जाए तो नाग हमेशा से मानवता और देवत्व की सहायता करते आए हैं। सृष्टि के आरंभ में सर्पों को भी अन्य जातियों जैसे देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर इत्यादि के साथ उचित मान सम्मान हासिल था। परंतु देवासुर संग्राम के बाद से सब कुछ बदल गया। देवताओं से लेकर मानवता सभी नागों से उनके विष के कारण डरने और उनकी उपेक्षा करने लगे। यहाँ तक कि नागों में स्वयं की प्रजाति को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उनके बीच विवाद रहने लगा। नागों में कई समुदाय जैसे थल नाग, जल नाग, वायु नाग और भूमिगत नाग पनपने लगे। इस समय तक संसार में अन्य प्रजातियां प्रगति करने लगी। समय तेजी से बदलता जा रहा था और हम नाग अब मानवों और अन्य जीव जंतुओं से छिपकर रहने लगे थे। हमारे बदले हुए नियम अब हमें मानवों और अन्य प्रजातियों के साथ मेलजोल से मना कर रहे थे। फिर एक लंबे समय के बाद मैं अपने गुरु मुनि विश्वामित्र के पास से ज्ञान प्राप्त करने के बाद नारलोक की सेवा के लिए चला गया। इधर मुनि विश्वामित्र पृथ्वी पर राजा त्रिशंकु के यहाँ पधारे। राजा की सेवा सत्कार से मुनि बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें सशरीर स्वर्ग जाने का वरदान दे दिया। राजा त्रिशंकु स्वर्ग के लिए चले, परंतु देवराज इंद्र ने उन्हें नियम के अनुसार देह त्याग कर ही स्वर्ग में प्रवेश करने को कहा, परंतु यह संभव नहीं था, इसलिए त्रिशंकु ने मना कर दिया। इस पर क्रोधित होकर इंद्र ने उन्हें शाप देकर धरती पर धकेल दिया। अब त्रिशंकु मुनि के वरदान के कारण धरती पर नहीं जा सकते थे और इंद्र के शाप के कारण स्वर्ग भी नहीं जा सकते थे।
जब ये बात मुनि विश्वामित्र को पता चली तो इंद्र से क्रोधित होकर उन्होंने परमपिता ब्रह्मदेव की उपासना की और ब्रह्मदेव से उनके कमंडल की सृजन शक्ति मांग ली, जिससे वे राजा त्रिशंकु के लिए एक अलग ही सृष्टि की रचना कर सके। जब ये बात देवताओं को पता चली तो उनमें हलचल मच गई। देवताओं ने मुनि विश्वामित्र के पास जाकर क्षमा याचना की और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। मुनि विश्वामित्र को इस बात का आभास हुआ कि उन्होंने क्रोध में आकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठा लिया है, जो संपूर्ण संसार और ब्रह्मांड के लिए हितकर नहीं था। तब उन्होंने संपूर्ण सृष्टि की भलाई के लिए सृजन शक्ति को वापस लौटाना चाहा, परंतु परमपिता ब्रह्मा ने यह कहकर मना कर दिया कि एक बार कमंडल की शक्ति निकल जाने के बाद वे उसे वापस ग्रहण नहीं कर सकते। अब मुनि विश्वामित्र असमंजस में पड़ गए कि इस सृजन शक्ति का वह क्या करें। एक और पूरी सृष्टि का कल्याण था तो दूसरी ओर अपनी जिद पर अड़ा त्रिशंकु। कथा तो बहुत दिलचस्प है, फिर क्या हुआ महात्मन? समस्त जन कल्याण के लिए मुनि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को अंतरिक्ष में ही लटका छोड़ दिया और उस सृजन शक्ति को लेकर पृथ्वी पर लौट आए। अब मुनि विश्वामित्र के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट ये था कि वह इस सृजन शक्ति का, जिसे बाद में इच्छाधारी शक्ति के नाम से जाना गया, क्या करें। यदि यह किसी गलत हाथों में पड़ जाती तो सृष्टि के विनाश का कारण भी बन सकती थी। तब मुनि विश्वामित्र ने मुझे संदेश देकर बुलाया। आपने मुझे याद किया गुरुश्रेष्ठ, आदेश करें। आओ वत्स कालदूत, आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आदेश करें गुरुश्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का शक्ति भर पालन करूंगा। पुत्र कालदूत, मेरे पास परमपिता ब्रह्मा की कमंडल की सृजन शक्ति इच्छाधारी है, वह हम तुम्हें प्रदान करना चाहते हैं। तुम इस शक्ति को प्राप्त करके अभी और इसी क्षण से पृथ्वी लोक के लिए प्रस्थान करोगे। पृथ्वी लोक पर इस इच्छाधारी शक्ति का उपयोग तुम अपने नाग बंधुओं के लिए करोगे। आज से तुम ही इसके संरक्षक नियुक्त किए जाते हो। इस शक्ति के उचित संरक्षण एवं नागों की रक्षा का दायित्व तुम्हें देने के लिए हम अपनी सृजन शक्ति से तुम्हारे तीनों रूपों को ये 3 दिव्य हथियार प्रदान करते हैं। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। गुरु विश्वामित्र से आशीर्वाद स्वरूप शक्ति दंड, त्रिशूल और काल सर्पी प्राप्त करके तथा इच्छाधारी शक्ति को ग्रहण करने के पश्चात मैं पृथ्वी लोक की ओर चल पड़ा। गुरुश्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अपनी यौगिक शक्ति के बल पर मैं शीघ्र ही पृथ्वी लोक पर आ पहुंचा। पृथ्वी लोक पर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने एक सुनसान और मनोरम द्वीप ढूंढा। गुरुश्रेष्ठ के आशीर्वाद और भगवान महादेव की कृपा से यह द्वीप नागों के निवास हेतु एकदम अनुकूल जान पड़ता है। अब इस द्वीप पर निवास करने के लिए मुझे अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा संसार भर के भिन्न भिन्न प्रजाति के सर्पों एवं नागों को आमंत्रण भेजना होगा। साथ ही साथ उनकी और इस द्वीप की सुरक्षा के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे। उसके लिए सबसे उत्तम उपाय यही है कि मैं अपनी यौगिक शक्तियों के बल पर इस द्वीप को हमेशा के लिए अदृश्य कर दूं, ताकि यह द्वीप सांसारिक प्राणियों की दृष्टि से ओझल हो जाए और भविष्य में नागों और सांसारिक प्राणियों के बीच टकराव की स्थिति कभी ना आए। द्वीप को बसाने और उस पर सारी दुनिया के नागों को बुलाने के बाद मैंने उनमें इच्छाधारी शक्ति को समान रूप से वितरित किया। साथ ही इच्छाधारी शक्ति का संरक्षण करने के लिए शक्ति का एक बड़ा भाग स्वयं के लिए भी शेष रख लिया, ताकि भविष्य में काम आ सके। अब समय था द्वीप के सफल संचालन के लिए कुशल नेता अथवा राजा को चुनने का, और तब मैंने आह्वान किया नागतंत्रिका नगीना का, जिसने द्वीप को बसाने में योगदान दिया। परंतु मेरी सोच के विपरीत वह अत्यंत ही महत्वाकांक्षी निकली, जो विश्व पर राज करने के सपने को पूरा करने के लिए रोज एक इच्छाधारी नाग की बलि देकर तथा उसका रक्त पीकर अपनी शैतानी शक्तियों को बढ़ा रही थी। जब तक मुझे इस कृत्य का पता चलता तब तक देर हो चुकी थी। फिर भी मैंने नगीना का सामना किया। अंततः एक लंबे युद्ध के बाद मैंने नगीना को परास्त कर उसे द्वीप से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया। तत्पश्चात मैंने नागद्वीप की प्रजा में से एक योग्य नाग को चुनकर उसे नागद्वीप का राजा नियुक्त कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी उस नाग वंश ने अपने कर्तव्यों का सकुशल निर्वहन किया और आज उसी वंश की नाग कन्या विसर्पी नागद्वीप का राजकाज संभाल रही है। नागद्वीप पर सब कुछ कुशल चल रहा था, चारों ओर सुख और शांति थी। और फिर वह दिन भी आया जिसने नागद्वीप के भाग्य में काली रेखा खींच दी। नागद्वीप में मेरे संरक्षण और नागवंश के शासन में इच्छाधारी नाग आनंदपूर्वक जीवन यापन कर रहे थे, जबकि उसी समय पृथ्वी के अन्य स्थानों पर कुछ दबंग और लड़ाकू किस्म की सब प्रजातियां भी पनप रही थीं, जिनमें विपरीत विषधारक नाग भी थे। उस समय तक मेरी ख्याति एक योद्धा के रूप में चारों ओर फैल चुकी थी। एक दिन विपरीत विषधारक नागों की सम्राज्ञी विशाला मुझसे मिलने आई। उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, ताकि 2 विपरीत विषधारकों के मेल से एक नई प्रजाति का जन्म भी हो सके और समस्त नागों में मृत्यता का भाव भी उत्पन्न हो सके। मैं सभी नागों का भला चाहता था, इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हमारी रीति के अनुसार मैंने विशाला से विवाह पूर्व का उपहार मांगने को कहा। उसने मुझे समुद्र के अंदर स्थित एक सुप्त ज्वालामुखी के अंदर पड़े एक अमर स्फटिक को लाने की मांग की। विशाला के अनुसार उसका कोई भी योद्धा उस स्फटिक को लाने में अभी तक असमर्थ रहा था।
मैंने स्फटिक प्राप्त करने के लिए समुद्र में चल पड़ा। यात्रा रोमांचक थी। कई बाधाओं से लड़ता जूझता आखिरकार मैं उस अमर स्फटिक तक पहुंच गया। पर अब मुझे संदेह हो रहा था। स्फटिक तक पहुंचने का मार्ग कठिन अवश्य था, परंतु असंभव नहीं। आखिर कुछ ऐसा रहस्य था जो विशाला मुझसे छिपा रही थी, और इस रहस्य को खोला उस ज्वालामुखी के पास एक खो में रहने वाले अष्टसर्प ने। उसने मुझे इस स्फटिक के बारे में बताया कि इसके स्पर्श से विपरीत विषधारी नागों का विष समाप्त हो सकता है, जिससे उनकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन स्फटिक का प्रयोग करके वे विश्व भर राज करना चाहते हैं। यात्रा से लौटने पर विशाला ने मुझसे स्फटिक की मांग की, लेकिन मैंने उसे स्फटिक देने से मना कर दिया। इस बात पर क्रुद्ध होकर विशाला ने अपने योद्धाओं से मुझ पर आक्रमण करके स्फटिक छीन लेने को कहा। विशाला के नाग योद्धा चारों तरफ से मुझ पर टूट पड़े, परंतु मेरे बाहुबल, सामर्थ्य और मेरे युद्ध कला के आगे उनमें से कोई टिक नहीं सका। भयंकर युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध न मैंने कभी पहले लड़ा था और न आगे लड़ पाऊंगा। कई दिनों तक चलने के पश्चात इस युद्ध में मैंने भी विशाला के सभी नागों को मार डाला। केवल उसे एक अंगरक्षक के साथ जीवित छोड़ दिया, ताकि वह विशेष सर्प प्रजाति समाप्त न हो जाए। विशाला गुस्से में पूंछ पटकती हुई मुझसे बदला लेने की बात कहकर वहां से चली गई। एक तो मैं पहले से ही इच्छाधारी शक्ति जैसी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था, अब मेरे समक्ष अमर स्फटिक की भी जिम्मेदारी आन पड़ी थी। मैं जानता था कि यदि अमर स्फटिक गलत हाथों में पड़ गया तो संसार में विनाश मच जाएगा। अमर स्फटिक स्वयं में एक अद्भुत रहस्य था। चूंकि अमर स्फटिक और इच्छाधारी शक्ति दोनों को मैं एक साथ नहीं संभाल सकता था, इसलिए मैंने इन दोनों को एक कर देना उचित समझा। इन दोनों शक्तियों को एक करने के लिए मैंने आध्यात्मिक मार्ग चुना। इसका एक कारण यह भी था कि मैंने अपने हजारों वर्षों के जीवन में इतने युद्ध लड़े और इतना रक्तपात देखा था कि अब मुझे हिंसा और युद्ध जैसे शब्दों से ही घृणा हो गई थी। अंततः मैंने योद्धा कालदूत का चोला त्याग कर तपस्वी कालदूत बनना स्वीकार कर लिया, ताकि नागद्वीप की रक्षा के साथ साथ अमर स्फटिक की रक्षा भी कर सकूं और अपना शेष जीवन भोलेनाथ की आराधना में व्यतीत कर सकूं। चूंकि विसर्पी का खानदान नागद्वीप की रक्षा एवं शासन कार्य भली भांति कर रहा था, अतः मैंने अमर स्फटिक को अपनी गुफा में स्थापित किया और स्वयं अक्सर गहरी समाधियों में लीन रहने लगा। मेरी गुफा में आम नागद्वीप वासियों का आना निषिद्ध घोषित कर दिया गया। केवल राजवंश के लोग ही मुझसे मिल सकते थे। इन समाधियों के दौरान मुझे तुम्हारा नागद्वीप पर आने, यहाँ के राजा बनने तथा कालांतर में अन्य घटनाओं का भी धीरे धीरे पता चलता रहा। और उसके बाद की बाकी सारी बातों का तुम्हें पता ही है नागराज। अमर स्फटिक तो मेरे काम के लायक है। ये तो कमाल हो गया। हम यहाँ जिस कार से आए थे वो पूरा होता दिख रहा है। वाह महात्मन, जितने गौरवशाली योद्धा आप हैं, आपका इतिहास भी उतना ही गौरवशाली है। इस द्वीप के लिए आपने जो कुछ किया, उसे जानकर मेरे दिल में आपके लिए सम्मान और बढ़ गया है। आपके महान कार्यों के लिए मैं आपको नमन करता हूँ। आज मेरी जिज्ञासा समाप्त हुई है, पर अब मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे महानगर लौटने का समय हो गया है। विदा महात्मन, विदा वत्स नागराज, अपना ध्यान रखना। और नागराज सर्प नौका में सवार होकर वापस महानगर की ओर चल पड़ा। और इधर गुफा में, अवश्य महात्मन, अब मेरा भी समाधि में लीन होने का समय हो चला है पुत्री। अवश्य महात्मन, मैं भी राजकार्यों के लिए राजमहल प्रस्थान करती हूँ। अवश्य पुत्री। कालदूत और विसर्पी अपनी राह पर चल पड़े। इधर शुक्र है नागराज गया। डरो मत चले, अब तेरे डरने के दिन गए। सुनो चंडकाल, मेरे दिमाग में योजना आ रही है। हमें किसी भी कीमत पर अब वह अमर स्फटिक हासिल करना होगा। और वो हम करेंगे कैसे? तुम्हें अच्छी तरह पता है गुरुदेव कि मैं अभी इस समय इस कमज़ोर हालत में कालदूत से टक्कर लेने के लायक नहीं हूँ। कालदूत से टक्कर लेनी भी नहीं है चंडकाल। बस इतना बताओ कि तुम अपनी तांत्रिक और मायावी शक्तियों से कालदूत को यहाँ से कहीं और व्यस्त रख सकते हो या नहीं? रख सकता हूँ, मगर उसके लिए मुझे मेरे तंत्र दंड की आवश्यकता होगी, जो पिछली बार उस लड़के ध्रुव ने तोड़ डाली थी। तांत्रिक शक्तियों को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यूँ समझो कि तंत्र शक्ति एक गोली और दंड बंदूक, और बिना बंदूक के गोली बेकार है। और अगर मैं तुम्हें यही दंड उपलब्ध करा दूँ तो तब तो काम बन जाएगा, लेकिन ये होगा कैसे? तुम अगर तांत्रिक हो तो मैं यांत्रिक शक्तियों का सिद्ध ज्ञाता हूँ चंडकाल। मेरे लिए अपनी शक्तियों से तुम्हारे लिए एक दंड का निर्माण करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चूँकि ये एक यांत्रिक दंड है, इसलिए तुम्हारी शक्तियों को और बढ़ा देगा। यूँ समझो कि अब ये तुम्हारी तंत्र शक्तियों के लिए बंदूक नहीं बल्कि तोप का काम करेगी। वाह गुरुदेव, तुम्हारा जवाब नहीं। अब मैं अपनी तंत्र शक्तियों से इस दंड को सिद्ध कर सकता हूँ, जिसमें मुझे मुश्किल से कुछ ही पल लगेंगे। और तब मैं दिखाऊंगा कि मुझे राक्षस चंडकाल क्यों कहते हैं। आ राक्षसोर आ, और बर्बाद कर दे इस नागद्वीप को। चंडकाल के दंड से निकली चमकीली किरणें एक राक्षस प्राणी का निर्माण करने लगी।
राक्षसोर का कहर सचमुच नागदीप पर टूट पड़ा। नागदीप के वासी नाग इन अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए नागदीप के वासियों के कुछ करने से पहले ही नागदीप पर तबाही मच गई। देखते ही देखते आधा नागदीप राक्षसोर की अग्नि की भेंट चढ़ गया। क्या राक्षसोर बाकी बचे नागदीप को भी जलाकर राख कर देगा? क्या कालदूत राक्षसोर को रोकने में कामयाब हो पाएंगे? क्या चंडकाल, गुरुदेव और नागपाशा अमर स्फटिक हासिल कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले अंक में। तब तक दिल थाम कर बैठिए और इंतजार कीजिए अगले अंक का, महासंग्राम भाग 2। छिड़ने वाला है एक महायुद्ध और बेबस हैं उसके सामने ब्रह्मांड रक्षक। अमर स्फटिक अब हमारा है और साथ ही इच्छाधारी शक्ति भी। अब ना बल और ना ही बुद्धि से मात दे सकोगे तुम हमें। अब या तो हमारी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा छिड़ जाएगा इस सृष्टि में। महासंग्राम भाग 2। रहस्य एवं रोमांच को समेटी हुए एक मल्टी स्टारर विशेषांक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले कॉमिक विशेषांक महासंग्राम भाग 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।